हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम होम साइंस का क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी का चैप्टर 2 हमने वैसे स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने पार्ट 1 में जो है आप लोग को इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था एंड एथिक्स क्या होते हैं वो भी आप लोग को समझा दिया था। क्योंकि एक्चुअली ये वाला पार्ट 1 बनाने के बाद चैप्टर 2 का मैं बीमार पड़ गई थी काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा याद है कि मुझे आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करना है। इन केस अगर रिपीट भी हो रहा हो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक मुझे यहाँ पे से शुरू करना है नीड फॉर एथिक्स से। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ ये वाला पार्ट 2। तो नीड फॉर एथिक्स, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एथिक्स समझा दिया था, एथिक्स होता क्या है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एथिक्स की नीड क्या होती है। नीड कहने का मतलब ज़रूरत क्या होती है एथिक्स की। मतलब एथिक्स क्या है, हमारा बिहेवियर, हमारा चलना फिरना, हमारा बात करने का तरीका, एवरीथिंग हमारा सब कुछ इंक्लूड होता है एथिक्स में। ठीक है, तो अब इसकी नीड क्या है। Now let us find out why it is essential to have good ethics and how they affect our interpersonal relationship and work performance। तो चलिए अब पता करते हैं कि एथिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एसेंशियल है, और टू हैव गुड एथिक्स हमारे लिए, हमारे अंदर गुड एथिक्स होना क्यों ज़रूरी है, एंड हाउ दे अफेक्ट अवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और किस तरीके से ये हमारे रिलेशनशिप मतलब कि लोगों के हमारे जो रिश्ते होते हैं कैसे इफ़ेक्ट करता है, और हमारे वर्क परफॉर्मेंस को कैसे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, एनी वर्क सिचुएशन ईदर एट द ऑफिस और एट होम, कोई भी ऐसी वर्क सिचुएशन, काम करने की सिचुएशन, चाहे वो आपका ऑफिस हो या फिर आपके घर की हो, हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स। उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वर्क, पहले तो काम। ठीक है, सिंपल, इसको बिल्कुल भी टेढ़े वे में मत लेना, सीधा समझो। वर्क, वर्क का मतलब आपको पता ही है, काम। वर्कर मतलब कि काम करने वाला, एंड वर्क प्लेस मतलब कि काम करने की जगह। तो जैसे वही चीज़ यहाँ पे तीनों पॉइंट में बताई है, द वर्क इज़ अ एक्चुअल टास्क टू बी डन। वर्क का मतलब कि जो टास्क हो रहा है या होना है वो काम। ठीक है, जैसे सबका अपना अपना काम है। एक इंसान जॉब करता है, जहाँ पे भी जॉब करता है, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में, तो अपने कॉल सेंटर के हिसाब की जॉब करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट है, द वर्कर इज़ द पर्सन हु डज़ द टास्क। वर्कर वो होता है जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, जो हम काम करते हैं तो हम वर्कर हुए। तीसरा है वर्क प्लेस इंक्लूड्स द प्लेस फॉर डूइंग द टास्क। वर्क प्लेस इंक्लूड करता है वो जगह जहाँ पे वो टास्क होता है, मतलब कि काम होता है। उसके टूल्स हो गए, मतलब कि काम करने में जितने भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोबारा से एग्ज़ाम्पल लेते हैं कॉल सेंटर का, तो कॉल सेंटर में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे किन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। ऑब्वियसली आपके पास हेडफोन होगा, हाथ में माउस होगा, सामने कीबोर्ड होगा, एक लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, है ना। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें, आपकी लाइट हो गई, टेबल होगा, डेस्क होगा, सीपीयू भी हो सकता है, जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने काम में, वो सारे आपके इक्विपमेंट्स या टूल्स आप उसे कह सकते हो। ठीक है, जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी चाहिए होता है, एंड स्टोर स्पेस फॉर देम, स्टोरेज स्पेस फॉर देम, और उन सबको रखने की जगह। ठीक है, जैसे ऑफिस का सामान ऑफिस में रहता है और घर की टाइप का सामान जो है घर के अंदर रहता है। तो यू विल एग्री दैट ऑल द 3 कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं आप समझ गए कि ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। बिना वर्क के वर्कर का और वर्क प्लेस का कोई काम नहीं है। बिना वर्कर के वर्क हो ही नहीं सकता, और वर्क इक्विपमेंट्स का भी और वर्क प्लेस का भी क्या होगा, है ना। तो तीनों ही एक तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और फर्दर यू विल ऑल्सो एग्री दैट द वर्कर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एनी वर्क सिचुएशन। और इसमें भी आप समझ रहे होगे कि वर्कर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, यहाँ पे जो काम करने वाला होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर काम तो आगे होगा ही नहीं कुछ। दिस इज़ सो बिकॉज ओनली द वर्कर हैज़ द एबिलिटी टू थिंक। This is so because only the worker has the ability to think, analyze, learn and manipulate। क्योंकि ये वर्कर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक वर्कर जो ह्यूमन बीइंग है वही ये सारी चीज़ें समझ सकता है, थिंक कर सकता है, सोच सकता है,
लर्न कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। वर्कर कैन एक्वायर द आर्ट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड अदर वर्कर्स। अ वर्कर कैन ऑल्सो बी डिसलॉयल। अब वर्कर जो है उसके डिसएडवांटेज भी हैं, हो सकता है इंसान है भाई डिसलॉयल हो, अपने काम को लेकर के सीरियस ना हो, लेज़ी हो, आलसी हो, ठीक है, बैड मैनेजर हो, अच्छे से मतलब मैनेज ना करे हर एक चीज़ ऑफ द वर्क प्लेस जहाँ पे भी काम हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो, एंड दस रियून द बिजनेस, और इस तरह से बिजनेस जो है उनका ख़राब हो जाए। डू यू रिकॉल द एग्जाम्पल ऑफ रामू एंड हरी? रामू एंड हरी का जो एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में लिया था, वो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है, गिवन इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेसन। हाँ, हमने ये वाला रामू एंड हरी का एग्जाम्पल देखा था, है ना। सो Thus, for the successful achievement of our goal and objective, efficient utilization of our resources, and to maintain discipline at home and at work, we need to develop and adopt certain work ethics. तो हमें obviously यहाँ पे work ethics की ज़रूरत होती है कि हम loyal हों, अपने काम को लेकर serious हों, हमारे अंदर हर एक चीज़ मैनेज करने की ability होनी चाहिए, seriousness होनी चाहिए, discipline होना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चल सकें और हम एक सक्सेस की ओर बढ़ें। These work ethics help us to do a task to the best of our ability in a fair, just and impartial way. They encourage us to develop and maintain a cordial work environment where all the people can enjoy each other's support and confidence. यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारी कुछ चीज़ें, जैसे कि सो फार वी हैव लर्न अबाउट द वर्क एथिक्स एंड देयर इम्पॉर्टेंस। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एथिकल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉमनली फेस्ड बाय अस व्हेन वी विजिट एनी वर्क प्लेस वेदर वर्कर्स। तो जैसे कि इरेगुलरिटी एंड लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, लोगों के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग अपने काम को लेकर के रेगुलर नहीं होते, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह से करके टाल देते हैं, पंक्चुअलिटी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि रूड और इम्पोलाइट बिहेवियर होता है उनका, किसी से ढंग से बात नहीं करनी है, बदतमीज़ी से बिहेव करना, ये सब सारी चीज़ें जो है एथिकल प्रॉब्लम्स में आती हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं। तीसरा पॉइंट है हैव इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल, पूरी तरह हर चीज़ की नॉलेज नहीं है लेकिन हर तरफ बयान करना कि हम बहुत ही नॉलेजेबल हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। वेस्ट रिसोर्सेज, अपने आसपास के सामानों को बर्बाद करना, चाहे वो ऑफिस का हो, स्कूल का हो, किसी भी जगह का हो, घर का हो, तो सामानों की वेस्टेज करना। डिसरिगार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, कहीं के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसको ठीक से फॉलो ना करना, अपने हिसाब से चलना। डिसरिस्पेक्ट द टास्क एट हैंड, जो भी काम आपको सौंपा गया है उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, उसको ठीक से निभाना ना नहीं, ठीक है। और लास्ट है आर डिसलॉयल, और अपने काम को लेकर के डिसलॉयल रहना। इसी सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पे अब एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा है। जैसे कि सबसे पहले हमारा आ जाता है ए पार्ट, इरेगुलरिटी एंड लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी अपने काम को लेकर रेगुलर ना होना, पंक्चुअलिटी ना होना। Irregularity and lack of punctuality are problem which you encounter frequently in any work situation. Look around yourself, अपने आसपास लोगों को देखो, and you may come across people who get up late in the morning, और अपने आसपास के लोगों को आप देख के कुछ लोगों को नोटिस करोगे जो कि उसमें से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो देर से सुबह उठते हैं and are unable to send their children to school, और अपने बच्चों को टाइम पर स्कूल नहीं भेज पाते, और they may also not be able to provide their family member with प्रॉपर मील, और लेट उठने की वजह से जो अपने परिवार वालों को ठीक से खाना पीना नहीं दे पाते, टिफ़िन नहीं दे पाते, या फिर घर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ठीक से खाना बना कर नहीं जा पाते। have disorganized homes due to their irregular behavior and lack of punctuality। अब देर से उठे हैं तो फिर पूरा घर ऐसे ही फैला करके जाएंगे, फिर घर साफ़ नहीं रहेगा, अनहाइजीनिक रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं किस वजह से, इनका बिहेवियर सही ना होने की वजह से, पंक्चुअलिटी ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। Such people frequently absent themselves from their work. Others like to come in late and leave early as a matter of habit or right। तो यहाँ पे अब यहाँ बताया जा रहा है कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है, जैसे ऑफ़िस का टाइम है कि 9 बजे पहुँचना है ऑफ़िस, लेकिन आ रहे हैं 10 साढ़े 10 बजे, और फिर जब छुट्टी का टाइम है 3 बजे तो निकल रहे हैं, 1-2 बजे निकल जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें भी बैड एथिकल हैबिट्स में आती हैं, ठीक है। यू मे हैव विटनेस्ड द इनकन्वीनियंस कॉज टू द पब्लिक वांटिंग टू पे
bill when counter clerks are either late or not found at their seat in bank। जैसे कि अब आप बिल पे करने जाओ या कहीं पोस्ट ऑफिस में जाओ या आप किसी भी काम के लिए जाओ जहाँ पे आप लाइन लगा के खड़े हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाओ और वहाँ पे आप लाइन लगा के खड़े हो, लेकिन आप देखते हो कि जब आपकी बारी आ रही है या फिर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं अभी, और अभी जहाँ पे काम होना है वहाँ पे अपनी सीट पे कोई बंदा है ही नहीं, अपनी ड्यूटी कर ही नहीं रहा है, बहुत देर निकल गई है, लंच टाइम भी निकल चुका है, आ ही नहीं रहा है कोई भी, तो वो क्या है, एक तरह से वो बैड एथिकल हैबिट है जो कि सब लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी भी हो रही है, सब लोगों को डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं बिहेवियर जो है, सच बिहेवियर ऑफ सच पीपल स्पॉइल द डिसिप्लिन ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट। इस तरह का वर्क इन्वायरमेंट का डिसिप्लिन जो है सब स्पॉइल हो जाता है। सेट्स बैड एग्जाम्पल, इस तरह से गलत एग्जाम्पल पड़ता है लोगों की नज़र में। कॉज इनकन्वीनियंस, लोगों को इनकन्वीनियंस होती है टू द पब्लिक एंड लोअर द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की भी बदनामी होती है। आर यू रेगुलर एंड पंचुअल, क्या आप पंचुअल हो, रेगुलर हो अपने काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, अपने काम को, लेसन को कंप्लीट करना, होमवर्क करना, एक्सरसाइजेस करना। इफ़ नॉट, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अपने काम को लेके पंचुअल नहीं हो, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर एग्ज़ाम्स, तो अपने एग्ज़ाम्स में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो एंड विल देन फील अनहैप्पी अबाउट इट, और उसके बाद आपको अच्छा भी महसूस नहीं होगा। ऑब्वियसली एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आप सैड ही रहोगे। तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस विल अफेक्ट योर फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट्स। तो ऑब्वियसली ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोग का प्रेजेंट में चाहे तो नुकसान ना करें, लेकिन फ्यूचर में जा कर के ज़रूर नुकसान करती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में तो नुकसान हो रहा होता है आप लोग का, लेकिन आप लोग को फील नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में जा कर के जब उसका रिज़ल्ट निकल के आता है तो आप लोग को ज़रूर पता चलता है कि आपके इररिस्पॉन्सिबल होने की वजह से, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी की वजह से क्या चीज़ निकल कर आई है। तो इसमें मैं इस वीडियो में आप लोग को ए पार्ट ही बताऊंगी, ठीक है। एक बार आप लोग यहाँ तक रीड कर लीजिएगा सारा, मैं फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बी पार्ट से आप लोग को बी, सी और डी, ई जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग के सारे यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोड ऑफ एथिक्स का टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आप लोग को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।